और अगर किसी ने ये बीड़ा उठा भी लिया है तो क्या उसे किसी की जिंदगी और मौत पर मालिकाना हक मिल जाता है? और फिर उसकी सीमा कौन तय करेगा? अरे बेटा, ये सुबह सुबह का झमेला लेके बैठ गई हो। चलो नाश्ता करो जल्दी से। चलो। अम्मा, कलेक्टर साहब को लेटर लिखे हैं, स्कूल जाते वक्त पोस्ट कर देंगे। तो चलता रहेगा, लेकिन अम्मा हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन जब तक हमको स्कूल खोलने की मंजूरी नहीं मिल जाती ना, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन मंजूरी भी मिल जाएगा, लेकिन अम्मा आपके लेकिन से हमारा लेकिन का वाद विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप सिर्फ नाश्ता कीजिए, समझी? तू ना हमको बच्चा समझ के फुसला देती है। हाँ बेटा, लेकिन अम्मा फिर लेकिन A for B for C for D for गांव चिलौरी, फूलपुर, इलाहाबाद। अनीता मिश्रा यहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी थी। कई लोगों का उससे मिलना जुलना था और 25 अगस्त 2016 को भी उससे कोई मिलने आया था। आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, चलो सब लोग घर जाओ और सब पढ़ के आना। अनीता मिश्रा चिल्लौरी गांव का एक जाना माना परिचय थी, लेकिन जल्द ही अनीता मिश्रा एक ऐसा रहस्य बन गई जो उसके अचानक गायब हो जाने की पहेली बनकर सामने आया। यशोदा जी, हमारी अनीता को देखी का? नहीं जीजी, हम नहीं देखे। मिथिला बहन, हमारी अनीता को देखी का? नहीं जीजी, हम तो नहीं देखे। कहाँ हुआ? अरे दोपहर से घर नहीं लौटी है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं अगर दिखे ना तो हमको जरूर खबर करना। हाँ जीजी। 25 अगस्त 2016 की शाम अनीता मिश्रा के लापता होने की रिपोर्ट फूलपुर पुलिस स्टेशन में अनीता मिश्रा की मां शारदा मिश्रा द्वारा लिखवाई गई। तो अनीता के विद्यार्थियों ने क्या बोला आपको? साहब, सब बच्चा बोल रहे थे कि जब अनीता उनको पढ़ा रही थी तो एक बहुत बड़ा गाड़ी आया था हुआ। उसके बाद अनीता सब बच्चा लोग को छुट्टी दे दी साहब। आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, चलो सब लोग घर जाओ। किसकी गाड़ी थी वो? कौन आया था उस गाड़ी में? साहब, बच्चा लोग को कुछ ज्यादा तो हमको बताया नहीं, लेकिन साहब हमको बहुत फिक्र हो रही है अनीता की। आपको किसी पे शक है जो अनीता को गायब कर सके? नहीं साहब, गांव वाले तो हमारे अनीता को बहुत पसंद करते हैं। साहब, हमारा मन बहुत घबरा रहा है साहब। आप घबराइए नहीं, अनीता का फोन नंबर दीजिए हमें, हम पता करते हैं। साहब, इसमें अनीता का फोन नंबर है। कुमार, लाइए, पता करवाओ अनीता का फोन कब और कहां बंद हुआ था। तब तक अनीता के स्टूडेंट से मिलते हैं। जिन जिन बच्चों को अनीता पढ़ाती थी उन सबको बुलाओ। हाँ। बच्चों, उस दिन आप लोगों की अनीता दीदी से कौन मिलने आया था? किसी ने देखा था? अच्छा, कौन से रंग की गाड़ी में आया था ये तो देखा होगा। वो नीला था। नीला नहीं था, काला था। काला नहीं था, पीला था। पीला नहीं, हरा था। बच्चों को याद नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि अनीता से मिलने कोई गाड़ी में आया था। श्रीवास्तव, चिलौरी के आसपास के गांव में अच्छी तरह से पूछताछ करवाओ, शायद कुछ पता चले। सर। पुलिस अब उस गाड़ी का पता लगा रही थी जो अनीता के साथ देखी गई थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। लेकिन जब अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स आए तो अनीता के गायब होने के कई एंगल नजर आने लगे। सर, ये अनीता का कॉल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था। कुमार, अनीता 10 बजे तक चिलौरी में अपने स्टूडेंट्स के साथ थी, तब वहां गाड़ी आई थी।
पर 12 बजे अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ, तो क्या उस गाड़ी में किडनैप करके उसे झूसी तक ले जाया गया होगा? सर, किडनैपिंग का तो कोई भी एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, और ना ही अनीता की माँ को भी कोई रैंसम कॉल आया है। अनीता की माँ ने भी किसी पे शक नहीं जताया, तो फिर अनीता के गायब होने के पीछे एंगल क्या रहा होगा? सर, एक मिनट, ये देखिए, अनीता के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर अनीता की अक्सर बातें होती थी, और 24 अगस्त को भी इस नंबर से अनीता को कॉल गया था, लेकिन अभी यह नंबर बंद है सर। लेकिन ये नंबर है किसका? हेलो अम्मा। अम्मा अनीता कुछ तो बोली होगी, शायद अंदाज़ा लगे कि उस दिन उस गाड़ी में कौन आया था। बेटा, अगर वो कुछ बोली होती तब ना हम अंदाजा लगाते। हमको तो बहुत फिक्र हो रहा है कि हमारी अनीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अम्मा आप हिम्मत रखिए, हम भी अनीता को अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आपका या अनीता का झूसी में कोई जानने वाला है क्या? झूसी? नहीं साहब, झूसी से कुछ पता चला का? अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ था। किसी केशव शुक्ला को जानती हैं आप? केशव शुक्ला? ये है केशव शुक्ला। नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। केशव और अनीता की अक्सर फोन पे बातें हुआ करती थी। केशव का फोन भी इलाहाबाद के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। अनीता का इलाहाबाद में आना जाना था। अनीता कॉलेज इलाहाबाद से की थी, लेकिन डिग्री लेने के बाद वो गांव में आके पढ़ाने लगी। हो सकता है अनीता और केशव का अफेयर हो। नहीं साहब, हमारी अनीता ऐसी नहीं थी। उसका तो सगाई भी हो गया था 2 महीने पहले। किससे? अनमोल पांडे जी से। उसके परिवार वाले यहीं पास के गांव चितवाना में रहते हैं। तो अनमोल के परिवार वालों को पता है कि अनीता गायब है? हाँ साहब, अनमोल जी भी हमारी अनीता को ढूंढने में भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अनमोल पांडे करता क्या है? इलाहाबाद में सरकारी नौकरी करता है, वहाँ दफ्तर है उनका। अनीता इस रिश्ते से खुश थी? हाँ साहब। शादी कब होने वाली थी इनकी? अभी शादी तय नहीं हुई थी। 2 महीने सगाई को हुए हो गए और अभी तक शादी की तारीख नहीं तय हुई। अनीता गांव में स्कूल खोलना चाहती थी। कलेक्टर साहब को उसने पत्र भी लिखा था। वो चाहती थी कि जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वो शादी की तारीख पक्की कर देगी, और स्कूल खुलवाने में खुद अनमोल जी भी भाग दौड़ कर रहे थे उसके साथ। अनीता और अनमोल की सगाई हो गई थी, तो अनीता और केशव का क्या रिश्ता रहा होगा जो उनके बीच इतने कॉल्स हुआ करते थे? और अनीता की माँ भी केशव के बारे में कुछ नहीं जानती। और सर, अनीता का मंगेतर अनमोल, उसने भी केशव को पहचानने से इनकार कर दिया था। सर हम इसको नहीं जानते, और अनीता भी हमें कभी किसी केशव के बारे में कुछ नहीं बोली। माना अनीता की तुमसे सगाई हुई, लेकिन कभी भी तुम्हें लगा कि अनीता का किसी सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कुछ हो, लेकिन तुम्हें पता ना हो। सर ऐसा कुछ भी होता तो अनीता हमसे सगाई क्यों करती? अनीता की माँ ने भी यही बोला था कि अनीता और अनमोल की सगाई अनीता की खुशी से तय हुई थी। और सर, अनीता के गांव वालों के बयान से भी नहीं लगा कि अनीता का किसी और से चक्कर होगा। अनीता बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं की। अनीता चाहती तो किसी बड़े स्कूल का टीचर बन सकती थी, लेकिन इस गांव के बच्चों को वो मुफ्त में पढ़ा रही थी। और ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया जिससे लगे कि केशव और अनीता के बीच अफेयर का कोई एंगल होगा। लेकिन कोई ना कोई तो एंगल है। जो अनीता गायब है और केशव का फोन भी बंद है। जी केशव शुक्ला यहीं रहते हैं? जी, वो मेरे बड़े भैया। कौन है मितेश? हमें केशव शुक्ला से मिलना था। क्या हुआ? केशव घर पे नहीं है क्या? साहब, केशव का तो 3 दिन पहले देहांत हो गया है। अनीता की तलाश में फूलपुर पुलिस जब केशव शुक्ला से मिलने पहुंची तो केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ। केशव शुक्ला अनीता के गायब होने से 1 दिन पहले से यानी कि 24 अगस्त से लापता था।
हेलो, आपके बेटे केशव की हमें तालाब में लाश मिली है। 25 अगस्त को हमको ये पता चला कि हमारा केशव नहीं रहा। 24 अगस्त को केशव कहाँ गया था, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया। 24 की भोर में ही चला गया था और बाद में हमको पता चला कि वो कॉलेज भी नहीं गया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो हमने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। और लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ऑफिसर उसका केस देख रहे थे उन्होंने हमें बताया कि हमारे केशव ने आत्महत्या कर ली। लेकिन साहब, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। सर, हमारा केशव कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुआ है सर। कैसी साजिश? सर, वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। दरअसल हम केशव से एक केस के सिलसिले में मिलना चाहते थे। आप लोग अनीता मिश्रा को जानते हैं? ये है अनीता मिश्रा। अनीता और केशव की अक्सर फोन पर बातें होती थी। सर, हम किसी अनीता को नहीं जानते। तुम तो केशव के भाई हो। जो बातें केशव ने अपने पेरेंट्स से नहीं बताई, तुमसे तो कही होंगी। सर, भैया हमसे सारी बात शेयर नहीं करते थे, लेकिन हमको लग रहा था कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर वो बहुत उदास रहने लगे। क्या बात है भैया? पढ़ाई में जी नहीं लग रहा का? साहब, भैया के मार्क्स कम आए थे। हमको लग रहा था कि भैया को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल नहीं जम रहा था। लेकिन साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना कमज़ोर था कि सुसाइड कर लेता। और साहब, माना कि उसके नंबर कम आए थे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा था। वो सुसाइड नहीं कर सकता साहब। केशव के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि केशव ने आत्महत्या की होगी और इलाहाबाद पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कई संभावनाएं खड़ी कर रही थी, जिसके बारे में फूलपुर पुलिस को उनसे मिलकर पता चला। हमें सुसाइड इसलिए लगा क्योंकि केशव की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन हमने केशव के कॉल डिटेल्स भी चेक किए। वो काफ़ी समय से अनीता के टच में था, लेकिन अनीता का फ़ोन बंद होना ये हमें सस्पिशियस लगा। हम तो खुद फूलपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अनीता मिश्रा तो खुद 25 अगस्त से फूलपुर से लापता है। केशव का फ़ोन 24 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव था और वो काफ़ी समय से फूलपुर जा रहा था, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। ये केशव के पेरेंट्स करते क्या हैं? केशव के माता पिता दोनों बैंक एम्प्लॉय हैं और वो केशव को इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन जब हमारे केशव के छोटे भाई मितेश से बात हुई तो उसने बताया कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। हमें लगा हो सकता है इसी वजह से उसने सुसाइड किया हो। तो अब आपको क्या लग रहा है, केशव ने सुसाइड किया या नहीं किया? ये राज तो केशव और अनीता की 24 अगस्त की मुलाकात से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि 24 अगस्त को केशव फूलपुर में था और केशव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक केशव की डेथ भी 24 अगस्त की शाम को हुई थी। और अब आप बता रहे हैं कि अनीता भी गायब है। हो सकता है कि केशव के केस का कनेक्शन अनीता के गायब होने से जुड़ा हो। सर, अनीता की मां केशव को नहीं जानती और न ही केशव के घर वाले अनीता को। और केशव अनीता को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि उससे मिलने फूलपुर भी आया करता था। सर, केशव की लाश मिली और अनीता गायब है। इन दोनों बातों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सर। कनेक्शन हमें कुमार ये भी समझना होगा कि जिस दिन अनीता गायब हुई उस दिन गाड़ी में उससे मिलने आया कौन था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता ने अनमोल से सगाई की और केशव से भी चक्कर चलाया, मतलब 2 टाइमिंग। तो क्या हो सकता है कि केशव ने इसी वजह से आत्महत्या की या फिर कुछ और ही हुआ? इसका पता तो अनीता से मिलकर ही चलेगा। और सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि केशव के घर वालों को लगता हो कि केशव की मौत की वजह अनीता है, इसलिए उन्होंने अनीता को गायब कर दिया और अभी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि वो अनीता को नहीं जानते। ये केशव के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि 25 अगस्त को वो लोग फूलपुर आए थे क्या। ये भी पता करो कि केशव फूलपुर सिर्फ अनीता से मिलने आता था या फिर फूलपुर में उसका कोई और भी जानने वाला है। सर, केशव का केस सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और हत्या भी समझा जा रहा था और वजह माना जा रहा था अनीता को। अनीता का गायब होना उसे सस्पेक्ट भी बना रहा था और केशव के परिवार के बदले का विक्टिम भी। और अनीता का फोन झूसी में बंद होना इन दोनों संभावनाओं को वजह भी दे रहा था। लेकिन यह साफ था कि 25 अगस्त की सुबह को कोई तो अनीता से मिलने आया था, लेकिन क्या उसका केशव या केशव के परिवार से कोई कनेक्शन था? अनीता मिश्रा की तलाश में अब केशव शुक्ला के फूलपुर आने के सिरे ढूंढे जा रहे थे, लेकिन पुलिस को अनीता के फूलपुर के पास दौलतपुर गांव में अक्सर
एक घर में देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली थी। सर, यही घर है जहां पर अनीता का अक्सर आना जाना था। अरे तनिक ठहरो भाई, दरवाजा काहे जोर जोर से पीट रहे हो? काकी, हम आपसे अनीता के बारे में बात करने आए हैं। कौन अनीता? ये अनीता, पता चला है कि इसका यहाँ पर आना जाना था। हम किसी अनीता वनीता को नहीं जानते। हाँ, वनीता नहीं, अनीता। हाँ हाँ वही। अंदर तो नहीं है ना? हम झूठ थोड़े ही बोल रहे, विश्वास ना हो तो चल के देख लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अरे, आप तो सचमुच अंदर घुसा है, क्या कर रहे हो? हमने बोला ना यहाँ अनीता कविता कोई ना है। लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर उन्होंने अनीता को यहाँ आते जाते देखा है। साहब, हमारे यहाँ तो कई लोग आते जाते रहते हैं। अब हमको क्या पता कि कविता है कि अनीता है कि वनीता है। आप किसी केशव शुक्ला को जानती हैं? ना, हम किसी को नहीं जानते। तो आप केशव और अनीता किसी के बारे में कुछ नहीं ना, जानते? हम झूठ थोड़े नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है। ओह, हे भगवान, दादी जरूर झूठ बोल रही है। इसके और इसके पूरे खानदान की कुंडली निकालो। हो सकता है इसका केशव के साथ और अनीता के साथ अभी भी कनेक्शन हो। ये शारदा को भी थाने बुलाओ, हो सकता है उसे कुछ पता चले। सर, नहीं साहब, हम इनको नहीं जानते। हाँ, अनीता अक्सर दौलतपुर जाया करती थी। अनीता ने कुछ तो बताया होगा, वो दौलतपुर क्यों जाती थी, किससे मिलती थी? दौलतपुर का साहब, वो तो जिला के सारे गांव में जाया करती थी और सब बच्चों को अपने गांव में आके पढ़ाई करने के लिए बोलती थी। लेकिन हमें पता चला है अनीता केशव नाम के जिस लड़के के टच में थी वो भी फूलपुर जाया करता था और अनीता वहां उससे मिल रही थी। हो सकता है साहब वो मिला करती होगी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन क्या? अनीता के मंगेतर अनमोल जी भी अनीता से एक बार किसी लड़के के बारे में पूछ रहे थे। अनीता, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? जिससे तुम रोड पर बात कर रही थी? अच्छा, वो हमारी सहेली का जानने वाला था। जब आप उस दिन केशव के बारे में हमसे पूछ के गए थे, तब हम अनमोल जी से उस लड़के के बारे में पूछे थे। तो क्या बोला अनमोल ने? सर, हम जिस लड़के को अनीता के साथ देखे थे वो लड़का वो नहीं था जिसकी आप फोटो दिखाए थे। तो कौन लड़का था वो? सर, हम उस लड़के को तो नहीं जानते, लेकिन अनीता बोली थी कि उसकी सहेली का जानने वाला था। कौन सहेली? सर, हम ये तो नहीं पूछे थे। अनीता केशव के अलावा किसी और लड़के से भी मिल रही थी, लेकिन वो लड़का कौन था, अनीता की किस सहेली का जानने वाला था, फिलहाल इसकी कोई लीड पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के बारे में छानबीन की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। सर, सावित्री देवी का केशव शुक्ला से कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन सर सावित्री देवी की बेटी की फैमिली गोरखपुर में रहती है। ये उनकी बेटी माया श्रीवास्तव और ये दामाद सोहम श्रीवास्तव। इनके फोन 25 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव थे और सर इनके पास एक वाइट कलर की एसयूवी है जिसने 25 अगस्त को फूलपुर चुंगी क्रॉस की थी। सर, हो सकता है उस दिन यही लोग अनीता के पास आए हों। गोरखपुर में रहते कहाँ हैं ये लोग? जी बोलिए। आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। तो क्या किया आपने अनीता के साथ? नहीं सर, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है कि 25 अगस्त को फूलपुर गए थे और अनीता मिश्रा से मिले थे।
यही है अनीता। तो आपकी सास सावित्री देवी भी आपके साथ अनीता से मिली थी? हाँ सर, हम उनसे बोले थे कि वो ये बातें किसी को न बताएं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग उनसे अनीता के बारे में पूछताछ करने गए तो हम बोले उनसे कि आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था। पर आपने नहीं बताया कि आप अनीता से क्यों मिले थे? सर वो देखिए, अगर आपने हमसे कुछ छुपाया तो। नहीं सर, हम जानते हैं सर कि हम छुपाएंगे तो भी आप सच का पता लगा लेंगे, लेकिन सर बात हमारी इज्जत से जुड़ी हुई, इसलिए थोड़ा सा हम संकोचा रहे हैं सर। संकोचाइए मत, सच सच बोलिए। सर हमारी बेटी तृष्णा अक्सर दौलतपुर में उसकी नानी की रहा करती थी। हम अक्सर उसको वहां छोड़कर आते थे। उसकी नानी अकेली रहती है ना, और वहीं तृष्णा की दोस्ती अनीता से हो गई थी सर। लेकिन 3 महीने पहले हमारी तृष्णा। क्या हुआ 3 महीने पहले? 3 महीने पहले तृष्णा ने भाग के शादी कर ली थी। किसके साथ भाग के शादी की तृष्णा ने? सर हम 3 महीने से यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। पर आप नहीं जानते कि तृष्णा ने किसके साथ भाग के शादी की? नहीं सर, उसने सिर्फ फोन करके यही बताया कि मैं अपने प्रेमी से शादी कर रही हूँ, और फिर फोन काट दिया। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं सर, पता लगाने की कोशिश करने को कहाँ है। तो पुलिस कंप्लेंट तो की होगी ना आपने? नहीं सर, लड़की का मामला है ना, इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं की सर। हम तो चाहते थे कि उसे ढूंढे, समझा बुझा के घर वापस ले आए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। और कुछ टाइम से तृष्णा की नानी बता रही है कि शायद अनीता जानती है कि तृष्णा किसके साथ भागी है, और उस दिन हम अनीता से यही पूछने गए थे सर कि वो सच सच बता दे कि तृष्णा कहाँ है। हम उसके सामने गिड़गिड़ाए सर, मिन्नतें की, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, और वो वहां से चली गई। चली गई या आप उसे झूसी ले गए? और नहीं सर, हम तो सीधे उसके बाद नानी के घर चले गए थे, और रात में गोरखपुर आ गए थे। इस बीच अनीता कहाँ गई हमें नहीं मालूम सर। ऐसा तो नहीं ना कि अनीता ने तृष्णा के बारे में कुछ बताया ना हो और आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं है सर, भगवान की सौगंध सर, हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे। तृष्णा की फोटो होगी आपके पास? जी। वो दीजिए। फोटो लिया। उसका फोन नंबर भी दीजिए। लेकिन साहब उसका फोन तो 3 महीने से बंद है। तो भी दीजिए। 77। केशव की लाश मिलने के बाद अनीता मिसिंग केस अब इस सवाल से भी जुड़ गया कि क्या अनीता जानती थी कि पिछले 3 महीने से तृष्णा कहां थी। लेकिन अब अनीता कहां थी, इस सवाल का जवाब पुलिस को तृष्णा के माता पिता से भी नहीं मिला। और तृष्णा की नानी सावित्री देवी ने अपनी बेटी और दामाद की इज्जत को अपने झूठ की वजह बताया, लेकिन इससे भी अनीता की कोई लीड नहीं मिली। अनीता मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रही फूलपुर पुलिस को इलाहाबाद के केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का केस भी सौंप दिया गया, और अनीता के गायब होने को केशव और तृष्णा के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। नहीं साहब, हम किसी तृष्णा को नहीं जानते। अनीता का तृष्णा की नानी के यहाँ आना जाना था। क्या कभी तृष्णा अनीता के साथ यहाँ आई थी? नहीं साहब, हम अनीता को कभी इसके साथ नहीं देखे। आप केशव को भी नहीं जानती और तृष्णा को भी नहीं जानती, लेकिन अनीता का इन दोनों के साथ कनेक्शन था। यह भी तो हो सकता है कि अनीता ने यह बात आपसे छुपाई हो और आप अब हमसे छुपा रही हो। भला हम काहे कुछ छुपाएंगे साहब? 6 दिन से हमारी बच्ची गायब है, और आप हर रोज कोई ना कोई फोटो लेके चले आते हैं, पर ये नहीं बताते कि हमारी अनीता है कहाँ। आपकी अनीता को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं, आप जानती हैं आपकी बच्ची अनीता कहाँ है और आप हमें नहीं बता रही। साहब हम खुद परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं। सर, मेरी अनमोल से बात हुई, वो भी तृष्णा को नहीं जानता। लेकिन अनमोल ने तो कहा था कि उसने अनीता को किसी लड़के के साथ देखा था, और अनीता उससे बोली कि अच्छा वो हमारी सहेली का जानने वाला था। हो सकता है तृष्णा ने 3 महीने पहले उसी लड़के के साथ भाग के शादी की हो। लेकिन सर वो लड़का कौन था, कहाँ का है, इसके बारे में भी अनमोल को कुछ नहीं पता। सर बस झलक भर देखे थे उसको, चेहरा ठीक से याद नहीं, स्केच कैसे बनवाएंगे।
ये तृष्णा के पेरेंट्स की पिछले दिनों की एक्टिविटीज पता की? हाँ सर, वो लोग 24 अगस्त को गोरखपुर में थे और 25 अगस्त को अनीता गायब हुई। उनका फ़ोन पूरे दिन फूलपुर में एक्टिव था। और सर ये भी पता चला है कि उनकी वाइट कलर की एसयूवी तृष्णा की नानी के घर के बाहर भी देखी गई थी। सर अनीता का फ़ोन 25 अगस्त को झूसी में बंद हुआ। हो सकता है तृष्णा का कनेक्शन भी झूसी से हो। अगर तृष्णा का कनेक्शन झूसी से है तो 6 दिन से अनीता के गायब होने का राज तृष्णा के 3 महीने पहले गायब होने के राज से कैसे जुड़ा हो सकता है? और केशव की संदिग्ध मौत से अनीता का क्या कनेक्शन हो सकता है, यह तभी साफ हो पाएगा जब हमें अनीता का पता चल पाएगा। आप सभी लोग झूसी के आसपास के सभी गांवों में जाकर अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करो। और कुमार तुम तृष्णा और अनीता के जैसी कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं, उन्हें फौरन स्टडी करो। अगर तृष्णा के पेरेंट्स की बात सही है कि तृष्णा किसी लड़के के साथ भागी थी, तो हो सकता है उस लड़के का लीड हमें तृष्णा या अनीता के कॉल रिकॉर्ड से मिले। सर मैंने केशव के घर वालों के बारे में पता किया तो ये पता चला कि उसके पेरेंट्स का फूलपुर से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके भाई मितेश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फ़ोन फूलपुर में अक्सर एक्टिव रहता था। यानी केशव के साथ साथ मितेश का भी फूलपुर आना जाना था। तो ये बात उसने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर हम ये बात छिपाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा के डर से हम कुछ बोल नहीं पाए थे। सॉरी पापा। सर भैया का दोस्त है संजय, जिसका फार्म हाउस है फूलपुर में। कौन संजय? सर संजय मंडल, यहीं इलाहाबाद का है। पापा हमको उससे मिलने को मना करते थे, तो भैया ने हमको कहा कि हम पापा को कुछ नहीं बताएं कि हम उसके फार्म हाउस जाते हैं। तो संजय के फार्म हाउस जाके तुम लोग अय्याशी किया करते थे? नहीं सर, सर हम कोई अय्याशी नहीं करते थे, तो बस मौज मस्ती खेल कूद। और सर हम तो वहाँ सर कभी कभी जाया करते थे, लेकिन सर हमने भैया को कभी किसी अनीता के साथ नहीं देखा। और तृष्णा? सर कौन तृष्णा? ये तृष्णा। सर हम सच कह रहे हैं, हमने आज तक भैया को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। और हमको तो ये भी नहीं पता कि 24 अगस्त को भैया फूलपुर गए थे। संजय को भी ये बात नहीं पता थी, वो भी उस दिन इलाहाबाद में था। ये संजय मंडल इलाहाबाद में कहाँ रहता है, वहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब दो हमें। तुम यहाँ बैठो, मैं सर को बुला कर आता हूं। संजय मंडल वही लड़का था जिसे अनीता के मंगेतर अनमोल ने अनीता के साथ देखा था। लेकिन क्या संजय का अनीता और तृष्णा से कोई कनेक्शन था? सर हम किसी तृष्णा को तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इस अनीता को ज़रूर जानते हैं। अनीता को जानते हो तो अनीता है कहाँ? सर हमें नहीं पता सर, हम तो केवल इसको 1-2 बार मिले और वो भी बहुत समय पहले। क्यों मिले थे? सर केशव ने मिलवाया था, बोला था उसकी दोस्त है। कैसी दोस्त? सर वैसी वाली दोस्त नहीं, केशव का तो किसी और के साथ अफेयर था। किसके साथ? सर ये उसने नहीं कभी बताया। केशव ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया, अनीता से मिलवा दिया। सर उसने मिलवाया नहीं था, वो तो हमने खुद ही उनको देख लिया था। अबे ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तू? नहीं ये वो नहीं है। तो ये कौन है और वो कहाँ है? सर केशव ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो ज़रूर फूलपुर की होगी। सर हमें लगता है कि केशव और उसकी गर्लफ्रेंड का शायद ब्रेकअप हो गया था और अनीता उनका पैचअप करवा रही थी। तुमने कहा केशव की गर्लफ्रेंड फूलपुर की होगी, तुम्हारे पेरेंट्स का फार्म हाउस भी फूलपुर में ही है ना? जी सर। फिर भी तुम कुछ नहीं जानते? सर फार्म हाउस ज़रूर हमारा है, लेकिन हम वहाँ पर बहुत कम जाते हैं और उसकी एक चाबी हमने केशव को भी दे रखी थी। यानी 24 अगस्त को केशव फार्म हाउस में ही था, तुम और मितेश भी थे? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से भी पता कर लो, हम उस दिन इलाहाबाद में ही थे। केशव का मर्डर भी इलाहाबाद में ही हुआ है। सर मर्डर? सर हम तो सुने थे कि उसने सुसाइड किया। गलत सुने थे। केशव के मर्डर का केस हम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अनीता को किसने गायब किया है वो भी हम ही पता लगा रहे हैं। इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? सर ये क्या बोल रहे हैं आप सर, हम ऐसा क्यों करेंगे?
केशव हमारा दोस्त था। अगर हमें पता लगा कि इन सब में तुम्हारा हाथ था तो तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे। अभी तुम जा सकते हो। और हाँ, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। जी सर। कुमार, ये संजय और मितेश की कुंडली निकालो और इसके फार्म हाउस का सर्च वारंट भी। सर। पुलिस ने जब संजय के फार्म हाउस को इंस्पेक्ट किया तो अनीता से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन संजय और मितेश दोनों रडार में थे। तभी अनीता और तृष्णा के 3 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर, 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने तक तृष्णा के फोन से अनीता को कॉल होते थे। तो हो सकता है 3 महीने पहले तृष्णा ने वो फोन नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया। लेकिन सर, अनीता के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो। लेकिन 3 महीने पहले तक तृष्णा के फोन से केशव को भी काफी कॉल होते थे। हो सकता है तृष्णा का केशव के साथ अफेयर हो। सर, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई अफेयर होगा। लेकिन केशव के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो, और ना ही कोई ऐसा हिंट मिला है जिससे लगे कि 3 महीने पहले तृष्णा केशव के साथ भागी थी। सर, हम किसी केशव को नहीं जानते। जब हमें पता ही नहीं कि हमारी बेटी का प्रेमी कौन था, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो केशव है या कोई और? कोई और नहीं, तृष्णा का केशव के साथ ही अफेयर होगा। हाँ, हालांकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तृष्णा केशव के साथ ही भागी थी। ना ही तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई ऐसा नंबर मिला जिससे यह साबित हो सके कि तृष्णा केशव के अलावा किसी और के साथ प्यार करती थी। सर, तृष्णा ने खुद हमें बताया था कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही है। अगर आपके हिसाब से उसका प्रेमी केशव होगा तो यह जवाब केशव ही दे सकता है कि 3 महीने से हमारी तृष्णा कहाँ है। केशव तो अब रहा नहीं। ऐसा तो नहीं जब आपको पता चला कि केशव ने ही तृष्णा को गायब किया था तो केशव को मार दिया, और अनीता जो आपका ये राज खोल सकती थी इसलिए अब अनीता को भी गायब कर दिया। सर, हमने कुछ नहीं किया। 3 महीने से हम अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस गए और आप हमें इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सर, मैंने केशव के भाई मितेश और उसके दोस्त संजय के बारे में पता किया। दोनों काफी अय्याश हैं सर। इन दोनों के खिलाफ कोई क्लू मिला? नहीं सर, फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है कि तृष्णा का गायब होना इस राज से जुड़ा हो कि मितेश और संजय ने तृष्णा के साथ कुछ किया हो, और 3 महीने बाद इसका पता केशव और अनीता को लग गया। इसलिए मितेश और संजय ने अपना क्राइम छुपाने के लिए पहले केशव को मारा और फिर अनीता को गायब कर दिया। सर, हम कभी अनीता से नहीं मिले और हम अपने भैया को क्यों मारेंगे? केशव और अनीता ही नहीं, तूने 3 महीने पहले तृष्णा के साथ भी वही किया होगा। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है सर। मितेश और संजय के अलावा इस केस में अनमोल की भागीदारी का भी अंदाजा लगाया जा रहा था। सर, इसमें एक एंगल अनीता के मंगेतर अनमोल का भी हो सकता है। अनीता केशव से भी मिल रही थी, लेकिन शायद अनमोल ने अनीता को संजय के साथ देख लिया, उसे शक हुआ, और हो सकता है इसी बात की दुश्मनी उसने अनीता से निकाली हो। कुमार, ये तो पता करो ही, ये भी पता करो कि 3 महीने पहले तृष्णा के गायब होने का राज क्या था। तृष्णा के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, उससे जुड़ा कोई भी क्लू हमें अनीता के बारे में लीड दे सकता है। सर, तृष्णा की लीड तलाशने के लिए तृष्णा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी, और इसी दौरान पुलिस को सोनपुर से एक ऐसी बॉडी मिलने की सूचना मिली जो 26 अगस्त को सोनपुर पुलिस को मिली थी। और नहीं हो सकती, हमारी अनीता नहीं हो सकती, हमारी अनीता हो ही नहीं सकती, नहीं, हमारी अनीता नहीं है, नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उस बॉडी का डीएनए अनीता की मां के डीएनए से मैच किया तो यह साफ हो गया कि वो लाश अनीता की ही थी। लेकिन अनीता जिस अपराध का शिकार हुई वो दिल दहला देने वाला था। सर, अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 25 अगस्त को दोपहर में ही हुई थी। और अनीता की लाश 26 अगस्त को सोनपुर में मिली, यानी कि उसे मारकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। सर, सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। रेप? हाँ सर। कुमार, क्या लगता है इन सब केसेस में तृष्णा के बाप का हाथ होगा? सर, फिलहाल उसके खिलाफ कुछ मिला तो नहीं है।
और जहाँ पर अनीता की लाश मिली वहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन सर अनीता के मंगेतर अनमोल के बारे में एक बात पता चली है। क्या बात? सर हम अनीता से शादी करने वाले थे, उसके साथ इतना गंदा काम क्यों करेंगे सर हम? लेकिन तुमने अनीता के परिवार वालों से झूठ तो बोला ही था। कैसा झूठ सर? तुमने अनीता के घर वालों से यह कहा कि तुम काफी पढ़े लिखे हो और सरकारी नौकरी करते हो, जबकि तुम केवल 10वीं पास हो, तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात। सर हम वो, और तुम्हारा यही झूठ अनीता को पता चल गया होगा, उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होगा और तुमने उसके साथ। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला था, लेकिन अनीता को इस बात का पता नहीं चला था सर हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अरे तो अनीता से प्यार करते थे सर। इस केस में ना तो अभी अनमोल की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत हाथ लगे थे और ना ही मितेश और संजय के खिलाफ कुछ मिला था, लेकिन जल्द ही पुलिस को एक नई जानकारी मिली। हेलो, ठीक है, तुम आगे की और इन्फॉर्मेशन निकालो। सर पता चला है कि 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने के अगले दिन तृष्णा के पेरेंट्स ने बनारस की टिकट बुक कराई थी और वो वहां से 3 दिन बाद लौटे। पुलिस ने जब तृष्णा के पेरेंट्स का अचानक बनारस जाने का राज पता लगाया तो इस केस में एक नया मोड़ आया। क्या कहा था? आपकी बेटी तृष्णा भाग गई, लेकिन यह नहीं बताया कि अपनी बेटी का शादी तक कर लिया था आप लोगों ने। नहीं सर, हम नहीं मारा तृष्णा को, बाप है उसके सर। ये तृष्णा के श्राद्ध की पावती, इससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोगों ने 3 महीने पहले बनारस में जाके उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी थी। हम मानते हैं सर कि हमने उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी, पर हम मारे नहीं उसको सर। तृष्णा के पापा ने तृष्णा को नहीं मारा, तृष्णा की मौत अबॉर्शन पिल्स खाने से हुई है। क्या? अबॉर्शन पिल्स? हाँ सर, 3 महीने पहले तृष्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। तृष्णा, तृष्णा क्या हुआ बेटा? बोल बोल, किसके साथ किया ये सब? बोल, कौन है वो लड़का? बोल। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले? हाँ? समाज में नाम बताओ उसका, समाज में थू कर रहा है हमारी, क्या नाम बोलते? बोल ना तृष्णा। कई बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वो लड़का कौन था। घर से भागने की कोशिश की तो हमने उसे रोक लिया। सर अबॉर्शन के लिए बाहर ले जाते किसी क्लिनिक में तो हमारी इज्जत पे बना थी सर। तृष्णा के पापा कहीं से पता करके आए थे कि कौन सी दवाई खाने से बच्चा गिराया जा सकता है। वो तृष्णा के लिए दवाई ले आए। तृष्णा, तृष्णा क्या हुआ माया? तृष्णा, तृष्णा बेटा क्या हुआ? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा! तृष्णा बहुत कमजोर थी। अबॉर्शन पिल खाने से उसे इतना ब्लीडिंग हुआ कि उसने दम तोड़ दिया। हम बहुत घबरा गए थे सर, हमें लगा कि ये बात बाहर आ गई तो हमारी बदनामी होगी समाज में, और इसी डर से हमने चुपके से तृष्णा का अंतिम संस्कार कर दिया। सर हम आज भी पश्चाताप में जल रहे हैं कि हमारी तृष्णा हमारी वजह से हमने हमारी बच्ची को नहीं मारा साहब। और अनीता को? नहीं सर, हमने अनीता के साथ कुछ नहीं किया। तृष्णा की मौत के बाद अनीता बार बार उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी और तृष्णा की नानी उसके बार बार पूछने से तंग आ गई थी। हमें लगा कि वो कोई एक्शन ना ले, इसलिए हम उस दिन उसे प्यार से समझाने गए थे। अनीता, हम नहीं जानते तृष्णा कहाँ है।
अब तक तो हम यही समझते रहे कि तृष्णा भाग गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो केशव के अलावा किसी और के साथ भाग ही नहीं सकती। जरूर आप लोगों ने उसे मार दिया होगा। क्या? अपनी बकवास बंद कर। जब अनीता प्यार से नहीं मानी तो हमने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और डरा धमका के उसे समझाने की कोशिश की। जब हम ये सब किए तो अनीता मान गई कि आगे से कभी भी वो तृष्णा की पड़ताल नहीं करेगी। तो उसके बाद हम अनीता को छोड़ दिए। छोड़ दिया? हाँ सर। उसके बाद हमारा बेटा बंटी खुद से गाड़ी में बिठा के उसके गांव के बाहर तक छोड़ा है। बंटी ने? हाँ। अभी समझ गई है, आप किसी से कुछ नहीं बताएगी। बंटी जैसे इसके गांव तक छोड़ा। बोला बोल। हम पापा को झूठ बोले थे कि हम उसको छोड़ आए थे। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अनीता की वजह से तृष्णा उस लड़के से चक्कर चलाई। तो तू केशव के बारे में भी जानता था? नहीं, हमें नहीं पता था वो केशव था। पता होता तो उसको पहले ही मार दिया होता। तृष्णा अनीता की वजह से नहीं, तेरे बाप की वजह से मरी थी। लेकिन अनीता ही उसको बिगाड़ी थी, इसीलिए हम उसको अच्छे से सबक सिखा दिए। अनीता की हत्या का खुलासा हो गया, लेकिन केशव की हत्या होने का कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि शायद केशव और तृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब केशव को यह पता चला कि तृष्णा की हत्या हो गई है तो शायद उसने हताशा में आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन अनीता की हत्या, केशव की संदिग्ध मौत और तृष्णा की गैर इरादतन हत्या के दोषी तृष्णा के घर वाले ही हैं। उन्होंने तृष्णा के जज्बात को समझे बगैर एक ऐसा कदम उठाया जिससे 3 दोस्त और 3 परिवार एक झटके में तबाह हो गए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सोया, जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो और सो जाओ। मुझे भी कल होटल में देने वाली बिरयानी की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। रख दो उधर। वो मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। ये लीजिए अब्बू। फातिमा, वो हमारे सर है ना महेश जी, कल उनको घर पे दावत में बुलाया है। दावत? कैसी दावत? वसीम, तुम्हें पता है ना हमारा तलाक हो चुका है और अभी तक सुलह नहीं हुई। और अभी से तुमने अपने दोस्तों को यहाँ नहीं हुई तो हो जाएगी ना। हलाला के सिलसिले में मौलाना से बात हुई है ना। 80 साल के बुजुर्ग हैं, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या करूं? इसके एवज में तुम्हारे दोस्तों को यहाँ दावत खिलाऊं? उसके लिए नहीं, हमारा बाकला बचा रहा है उसके लिए। तुम महेश जी के लिए मटन बिरयानी बना लो, दारू और चखने के लिए चिकन चिल्ली मैं बाहर से मंगवा लूंगा। तो दावत भारी क्यों नहीं दे देते? घर में बच्चे होंगे। दोपहर में बच्चे कहाँ होंगे? और अगर बाहर दावत दूंगा तो लुट जाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि घर में सब सस्ते में निपट जाए। क्या बोलती हो? ठीक है, अब जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जोया,
जोया क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी पिछले 2-3 घंटे से रोए जा रही है और मैंने पूछा तो कुछ बताती भी नहीं है। फातिमा, फातिमा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? फातिमा, क्या हुआ? क्या हुआ? जोया, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया है ना? जाओ बेटा, अभी ट्यूशन जाओ, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? जाओ। फातिमा, अब बताओ क्या हुआ? ऑफिसर महेश कुलकर्णी। वसीम भाई, बाबूजी के पिछले बिरयानी का स्वाद आज भी याद है, वैसी होनी चाहिए बिरयानी आज भी। अरे साहब, फातिमा के हाथ में जादू है, जादू। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उससे अच्छी बिरयानी आइटम बनेगी। फातिमा जी। अरे कुछ ले आओ भाई। क्या वसीम भाई सब सूखा सूखा ही खिलाओगे? कुछ चिकन मिकन मंगाओ। अरे मंगाया ना सब, बस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप शुरू कीजिए। ये लीजिए, चिकन आ गया। अब साथ और से, हाँ ले भाई, ये ले। ओके। साहब बस तैयार करके लेके आया। अरे ये है ना, अरे खा लो चुपचाप, देख थोड़ी रहा कोई तरफ है। बस 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 बस। अच्छा ठीक है, और लगेगा तो ले लेना। हा? ये लीजिए सर, ये वसीम ने बिना हलाला के मेरे साथ ये गंदी हरकत की। वसीम उठिए। वसीम, हम बाज नहीं आएंगे ना अपनी पुरानी हरकतों से? बिना हलाला के आपने मेरे साथ नींद में ये गंदी हरकत। अरे कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? मैं तो ये खाते पीते सो चुका था, अब तुम्हारे जगाने पे तो जागा हूं। तुमने नहीं किया तो फिर किसने मेरे साथ? ये हरकत जरूर उस कमीने महेश की होगी। फातिमा, मैं तुम्हारे बगल में रहती हूँ, एनजीओ में काम करती हूँ और औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ। फिर जब ये सब तुम्हारे साथ हुआ तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? देखो फातिमा, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी तुम्हारा रेप किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो पुलिस स्टेशन जाएंगे हम। ओ मैडम, महेश को उसके की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर पुलिस में कंप्लेंट की ना तो पूरे एरिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। और वैसे भी महेश का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत बड़ा आदमी है वो, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। और हम एक गुजारिश करूं आपसे, आपका ये महिला मुक्ति मोर्चा ना हमारे घर से दूर रखिए, जाइए यहाँ से। वसीम भाई, आप मेरी बात को समझ समझ आपकी बात, आप जाइए यहाँ से, नहीं करनी पुलिस कंप्लेंट। नहीं वसीम, मुझे कंप्लेंट करनी है। मैम, ये फातिमा है, हमारे एरिया में ही रहती है, इसके साथ रेप हुआ है। आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं नींद में थी, मुझे तो होश भी नहीं था। जब नींद से उठी तो सर भारी भारी लग रहा था। कब हुआ ये और कहाँ? आज दोपहर को मेरे घर पे मेरे शौहर ने एक ऑफिसर को दावत पे बुलाया था। महेश नाम है उनका, महेश कुलकर्णी। दोपहर का खाना खाया, तो पता नहीं बेंधा नींद आने लगी। मैं जाकर भी अपने आप को जगा नहीं पा रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ।
बिरयानी रखी है अंदर, ले लीजिएगा। जाकर अपने कमरे में सो गई और जब उठी तो फातिमा, फातिमा संभालो अपने आप को। फातिमा, ये लो। आपने तो कहा आपके पति उस वक्त आपके साथ थे, तो फिर वो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मैडम, हमारा तलाक हो चुका है और वैसे बदनामी के डर से वो कंप्लेंट लिखाने के हक में नहीं है। कमाल है, आपके पति से आपका तलाक हो चुका है, फिर भी उन्होंने एक ऑफिसर को आपके घर पर दावत के लिए बुलाया और आपने उनके लिए खाना भी बनाया। स्ट्रेंज। मैडम, दरअसल आजकल हम लोग साथ ही रहते हैं। तलाक हुआ है पर हलाला की बात चल रही है। वो मुझसे दोबारा निकाह करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पति ने ही नींद में आपके साथ जबरदस्ती की हो। नहीं मैडम, वो तो खुद बेसुध बेहोश होकर सो रहे थे, मैंने खुद उन्हें उठाया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ करने के बाद उसने नींद का नाटक किया हो। नहीं, वसीम ऐसा नहीं कर सकते। हलाला की बात निकाह से पहले ये सब करना गुनाह है। मुझे पूरा यकीन है महेश साहब ने मेरे साथ ये गलत हरकत की है। बाड़ी, मेडिकल टेस्ट लगे होंगे। ओके मैडम, चलिए। साधारण सी फातिमा पति से तलाक के बावजूद घर परिवार में उलझी, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगी हुई थी और हलाला की रस्म पूरी होने का इंतजार कर रही थी। और उसके ही पति का दोस्त खाने पर उसके घर आता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो हलचल, जो बवंडर फातिमा की जिंदगी में आया, उसने फातिमा के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। पर बावजूद इसके वो मजबूती से खड़े रहने की कोशिश कर रही थी। फातिमा के साथ बलात्कार हुआ था, ये साबित हुआ, लेकिन बलात्कार करने वाला कौन था इसका जवाब नहीं था। क्या वो महेश था या फिर फातिमा का तलाकशुदा पति वसीम? क्या सच वाकई इतना सही था या फिर इस सच की कोई और डरावनी तस्वीर भी थी? ये फातिमा का ही घर है ना? जी, अम्मी का ही है। बेटा, हम मुआवना करने आए, आप थोड़ा वहां खड़े रहना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक तरह से घर चेक करना। मैडम। हाँ। मैडम ये देखिए, इतनी सारी बिरयानी, ये पार्सल का डिब्बा, ये झूठी खांडवी, बाहर शराब की बोतलें, 2 ग्लासेस। मुझे लगता है कि फातिमा सच बोल रही है और हो सकता है कि इसी खाने में नींद की दवाई मिलाई गई हो और शायद उसी बेहोशी की नींद में महेश ने या फिर खुद वसीम ने उस पर रेप किया हो। एक काम करना, सब एविडेंस कलेक्ट करना और ग्लासेस और बॉटल फिंगरप्रिंट्स के लिए लैब में भेज देना। अब्बू। नहीं ठीक है, कुछ नहीं। आप फातिमा के पति वसीम हो? हाँ। तो अब तक कहाँ थे? वो अबू को मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गया था। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उल्टियाँ बार बार हो रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। अच्छा, बताइए आपके साथ और कौन कौन था यहाँ जिसने ये खाना खाया और शराब पी? वो ऑफिसर है ना महेश, वो थे। दरअसल हमारे पापा जी का ठेला लगता है हमारा, वहाँ हफ्ता वसूली करता है वो। अब ठेला बचाने के लिए ऐसे ही छोटी मोटी दावतें करनी पड़ती हैं उनके लिए, और होटल में ले जाके नहीं खिला सकते, बहुत पैसा लगेगा, इसलिए एक घर में ही कम में कर लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि वो फातिमा के साथ ऐसा कुछ करेगा ना। आपको कैसे पता उसने ऐसा किया? आप भी तो हो सकते हैं। देखिए, मानता हूँ कि फातिमा के साथ मेरा तलाक हो गया है, लेकिन वो मेरी बीवी है, और अगर मैंने किया होता तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करती ना। पता चलेगा किसने क्या किया और क्या नहीं। पाटिल, इनका मेडिकल टेस्ट कराओ। साहब, वो महेश साहब का क्या है ना, वो सबको ही दुखी करते, सबसे हफ्ता लेते साहब। पर साहब वसीम भाई भी इतने शाने हैं ना
महेश सबको 1 रुपया नहीं देते थे, पूरा पैसा दारू में उड़ाते थे। पर महेश भी कम चिंती नहीं था साहब, वो बराबर वसीम के पीछे लगा हुआ था। वसीम को स्टॉल बेचना नहीं था साहब, और वो महेश को पैसा भी नहीं दे पा रहा था। पता नहीं वसीम क्या सोच के बैठा था। मैडम, फातिमा और वसीम इन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के बॉडी में जो सीमेंट पाए गए हैं वो वसीम के सीमेंट से मैच नहीं हो रहे। मतलब वसीम और फातिमा के शारीरिक संबंध नहीं हुए? हाँ मैडम, और स्टार्टर में जो इन दोनों ने चिकन चिली खाई थी उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। दोनों की ब्लड रिपोर्ट में उसके ट्रेसेस पाए गए हैं। जादव, वसीम को पैसों की जरूरत थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए या फिर महेश का हिसाब चुकता करने के लिए वसीम ने ही अपनी बीबी फातिमा का सौदा किया हो, या फिर महेश की नीयत बिगड़ गई? महेश है घर पे? बुलाइए उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। सर, महेश तो कल से घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। आप? मैं उनकी पत्नी। अच्छा, वो कल से गायब है, लेकिन आपने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई? हाँ, इसी एरिया के पुलिस स्टेशन में करवाई थी और मैं लेके आती हूँ, आप अंदर आइए ना। ये मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी। महेश का नंबर दे और जैसे वो घर पे आता है हमें इन्फॉर्म करना। नंबर है 996711। महेश का नंबर ट्रेस करो और चेक करो उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। और वसीम ने चिकन चिली कहाँ से ऑर्डर किया था? साजिद के होटल से। यहाँ साजिद कौन है? मैं हूँ मैडम। आपके यहाँ से फातिमा और वसीम के घर पे 18 तारीख को चिकन चिली गई थी। हाँ, गया था मैडम। आप जानते हैं फातिमा और वसीम को? जानता हूँ। कितनी अच्छी तरह से जानते हो? अब अच्छी तरह से जानता हूँ। फातिमा हर रोज हमारे यहाँ 25 किलो बिरयानी बेचती थी, तो काम का वास्ता हुआ ना मैडम। तो आपको ये पता होगा कि उसके साथ रेप हुआ है? नहीं। और आपके यहाँ से जो चिकन चिली गया है उसमें नींद की दवाई मिलाई हुई थी। देखिए मैडम, ये सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने मिलाई और बाद में जाके फातिमा के साथ ये हरकत की हो? देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पाटिल, या ना मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट जा। ओके मैडम। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं किया, मेरी बात जो बोला है उतना ही कर, चल। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा, कैसी है तू? सुना तेरे बारे में, सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब समझ में नहीं आता कि कोई इतनी उम्र वाली औरत के साथ क्या जाने कैसा आदमी होगा वो, जो कहीं तूने जाने अनजाने में उससे कुछ इशारा नहीं किया ना? आप यहाँ अम्मी को हमदर्दी देने आई है या उनकी जले पे नमक छिड़क रही है? आपकी झूठी हमदर्दी ना अपने पास रखिए, जाइए अपना काम करिए, जाइए। फातिमा, अंदर आओ। सुन लिया? मिल गया सुकून? अरे ये तो सिर्फ एक औरत थी, बाहर मोहल्ले में निकलोगी ना तो हर तरफ यही बातें हो रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे कंप्लेंट वापस ले लो। उस महेश से ना तो अपनी तरफ से निपट लूंगा मैं। वसीम, बात तरीके की या बदला लेने की नहीं है, बात इंसाफ की है और उसके लिए कंप्लेन करना जरूरी था। इंसाफ क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं वसीम, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। फातिमा जी, आप साजिद के रेस्टोरेंट के लिए बिरयानी सप्लाई करती हैं ना? जी। ये साजिद कैसा आदमी है? मतलब आपके साथ जो हुआ है वो कर सकता है? जी। देखिए, उस दिन आपके घर से जो चिकन चिली हमने बरामद की उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी। आपको क्या लगता है कि ये हरकत साजिद कर सकता है? साहब, उसके पास मेरा बहुत पैसा बकाया है। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर का उधार कौन चुकाएगा, इसलिए सारे पैसे कट गए। इस बात पे मेरा उसके साथ बहुत झगड़ा हुआ था और फिर एक दिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैम मुझे दे दीजिए, मैं लूँ। ए मोइन, तू जा पार्सल लेके, मैं देख लेता हूँ। तू जा। दाद देता हूँ आपकी हिम्मत का। कैसे कर लेते हैं ये सब आप अकेले?
अरे वसीम जैसे शौहर पे तो लानत है, सारा बोझ आपके कंधे पे डाल दिया उसने। देखिए, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं हूं आपका अकेलापन दूर करने के लिए। तुम्हें कभी किसी चीज की भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, ठीक है? ये पैंतरे ना किसी और पर आजमाना। मुझे जरूरत नहीं है किसी फरिश्ते की। और आज के बाद अगर ऐसी हिमाकत की तो इसी डेगची में डालकर तुम्हारी बिरयानी बना दूंगी, समझे? अरे वसीम ने तुझसे पैसे उधार लिए थे और वो तुझे वो रिटर्न नहीं कर पा रहा था, तो वो पैसे वसूलने के लिए तूने उसकी बीबी फातिमा के साथ गलत हरकत करनी चाहिए। लेकिन जब उसने इनकार किया तो जबरदस्ती तूने उसके ऊपर अपनी मर्दानगी साबित की, है ना? खुदा कसम साहब, कोई माजरा नहीं था। फातिमा वो गलतफहमी हो गई थी, मेरी हमदर्दी को वो गलत समझ बैठी। उसने इतराज किया ना, उसके बाद से तो मैंने उसकी मदद करनी ही छोड़ दी। मैं सच कह रहा हूँ। तेरी हमदर्दी का लेवल तो हम लोग बाद में पता कर लेंगे, पहले बता महेश के साथ तेरा क्या वास्ता था? महेश भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, बता फातिमा के घर उस दिन चिकन चिली का पार्सल लेकर कौन गया था? पार्सल? हाँ, वो मेरा डिलीवरी बॉय है ना, मोइन। मैं पार्सल लेके गया था मैम, पर मैंने कुछ नहीं किया। पार्सल में नींद की दवाई तूने अपनी मर्जी से मिलाई थी या फिर वसीम, साजिद या महेश के कहने पर? मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं मिलाई साहब। पाटिल, मेडिकल टेस्टसाठी घेऊन जायला. हो मैडम. जादव, महेश का हाथ लगना बहुत जरूरी है. शायद वही बता सकता है कि खाने में नींद की दवाई किसने मिलाई. मैडम, जब हमने वसीम के स्टॉल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला है कि वसीम महेश के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, इसलिए महेश ने उसे एक ऑप्शन दिया था कि वो अपने सारे स्टॉल महेश के नाम पे कर दे. हो सकता है कि इस सिचुएशन में महेश और वसीम इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लानिंग की हो सकता है. शायद महेश और वसीम में से किसी एक ने नींद की दवाई खरीदी हो. पता करना आसपास के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें से पिछले 4-5 दिनों में किस किस ने नींद की दवाई खरीदी है. ओके मैडम. हाँ बोल. ओके मैडम, महेश का मोबाइल का लोकेशन डोंगरी चाल के आसपास एक्टिवेट हुआ है. तो उठा लो उसे. बता दो. मैं मानता हूँ मैं वसीम के यहाँ खाने पे गया था, लेकिन मैंने उसकी बेबी का रेप नहीं किया. मुझे कुछ नहीं पता. तो सिर्फ तेरे खाने में नींद की गोली क्यों नहीं थी? वो वसीम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है. उस दिन स्टार्टर खा के मैं चुपचाप चला गया था वहां से. उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता. तुझे कुछ नहीं पता तो तू गायब क्यों हुआ था? फोन क्यों बंद था तेरा? वो उस दिन में ही वसीम ने मुझे शराब पिलाई थी. 2 पेग होने के बाद ही मेरा सर दर्द करने लगा, इसलिए मैं वहाँ से मेरे ससुर का डोंगरी में घर है वहाँ चला गया था. खाली है वो घर और उसकी एक चाबी मेरे पास है. वहीं पे था मैं. चार्जर नहीं था, फ़ोन बंद पड़ा. दूसरे दिन मैं उठा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था. नया चार्जर लेके फ़ोन चार्ज किया तब मुझे घर से ये बात पता चली कि ये सब हुआ है. इसलिए डर के मारे मैंने फोन बंद कर दिया और वही डोंगरी में छुपा रहा. मैंने कुछ नहीं किया. पाटिल, मेडिकल टेस्ट लगे होंगे. हो मैडम. चल मैडम, महेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन वो वसीम के घर पे 2:30 बजे तक था और उसके बाद 5 किलोमीटर दूर वो चाली में था. वो 3 दिन तक वहीं था. कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश के जाने के बाद किसी और ने ही ये रेप किया? हो सकता है, लेकिन महेश के मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता. अगर महेश का सीमन और फातिमा के बॉडी पे मिला हुआ सीमन मैच होता है और डोर पे महेश के फिंगरप्रिंट्स मिलते तो डेफिनेटली रेप महेश ने किया है. लेकिन ये सब महेश के रिपोर्ट्स आने के बाद. तब तक इफ एंड बट्स, गेट द रिपोर्ट्स. ओके मैम. नहीं ठीक भाभी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी क्या हालत है, पर वही तो हमेशा मुंह लटका के बैठे रहे. इसकी वजह आप हैं भाईजान.
ना तो आप महेश को घर पे बुलाते, ना ये हादसा होता। उसको बुलाने की वजह तुम जानते हो ना सलीम। अरे जान खा के रखा था उसने मेरी। सोचा एक बार में बुला के सारा मामला रफा दफा कर देता। और वैसे भी मैं इसे छोड़ तो नहीं रहा हूं ना, पर ये कंप्लेंट करके ना। ठीक किया इन्होंने, बिल्कुल सही किया। तो भाभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम महेश को सजा दिलवा के रहेंगे। उससे क्या होगा? इसकी इज्जत वापस आ जाएगी। भाईजान, आप जरा सोच समझ के बोला कीजिए। आपको भाभी का सहारा बनना चाहिए और आप उल्टा उन्हीं के खिलाफ हैं। भाभी, हम ये केस ऊपर तक लड़ेंगे। महेश होगा बड़ा आदमी, पर ये आपका हक है, आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करने का ना वो करो, लेकिन ये महेश मेरे को नजर आ गया ना, वहीं के वहीं मार डालूंगा, उसके जान ले लूंगा उसके। भाईजान, हमें लड़ाई कानूनी तरीके से लड़नी चाहिए, आपकी तरह नहीं। मैडम, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के घर पे शराब के जो ग्लासेस पाए गए हैं उसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स महेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया है उससे महेश का सीमन मैच नहीं होता है। मतलब महेश बेडरूम तक तो गया था, लेकिन उसने फातिमा का रेप नहीं किया। साजिद और मोइन के मेडिकल रिपोर्ट्स आए? हाँ मैडम, इन दोनों के भी सीमन फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया उससे मैच नहीं हो रहा है। साजिद नहीं, मोइन नहीं, महेश नहीं, तो फिर और कौन? मला वाटतं आपण काहीतरी मिस करतोय। फातिमा और वसीम की बैकग्राउंड फिर से चेक करना, छोटी से छोटी डिटेल निकालना, क्विक। 18 तारीख की दोपहर को वसीम के घर पे किसी को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ये वसीम आदमी कैसा है? आदमी क्या साहब, बवाल है बवाल। एक नंबर का दारूबाज और जुआर आदमी है साहब। पता नहीं कितने लोगों का कर्जा सर पे लेके घूमता है। मुझे तो लगता है साहब कि उसने खुद ही अपनी बीबी का सौदा किसी के साथ किया हो। वसीम ऐसे कर सकता है? साहब, जुए की लत आदमी से कुछ भी करवा सकती है। कल मैं 1 मिनट के लिए बाहर आई थी, तब मैंने देखा था खाने का पार्सल लेके एक आदमी दरवाजे पे खड़ा था। वसीम के पास पैसे तो नहीं होते थे, फिर वो जुआ कैसे खेलता था? साहब, उसका भाई वो सलीम है ना, वो उसे पैसे देता है। वसीम जितना नालायक है ना, उतना उसका भाई सलीम सलीकेदार है। वो सलीम ही है, वरना वसीम अपना स्टॉल कब का बेच चुका होता। तुम्हें क्या लगता है कि जुए की लत के लिए वसीम अपनी बीवी का सौदा कर सकता है? नहीं साहब, मेरा भाई दारूबाज हो, जुआरी हो, जो भी हो, लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। इतने दिन हो गए लेकिन पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पाए। वसीम भाई, तुम मुझे जानबूझ के फंसा रहे हो, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे ड्यूटी केस की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। देखो, अच्छे से बोल रहा हूँ, ये केस वापस लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, पर ये केस मैं हरगिज वापस नहीं लूंगी। हाँ। आज बहुत प्यार आ रहा है बीवी पे, बीवी की साइड ले रहे हो। उस रात ये प्यार हाँ? बोलना नहीं समझ में आया ना? अगर पुलिस केस नहीं होता ना तो ये मार डालता तेरे को। चल निकल, चल जा, चलो तुम चलो। उस रात क्या चल जा, निकल यहाँ से। हाँ, उस रात क्या होगा? वसीम, वो किस रात के बारे में बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था वो? तुम अब भी उसी बात पे अटकी हो। उसे उसके किए की सजा मिलने वाली है, इसलिए पागल हो गया है वो, कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं वसीम, कुछ बात तो है। कुछ दिनों पहले तक तुम हलाला करने के लिए मेरी जान के पीछे पड़े थे, और जब से यह हादसा हुआ है तब से तुम हलाला का जिक्र तक नहीं करते। तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो ना? तुमसे निकाह कौन करेगा अभी, वो भी ये हादसा होने के बाद? क्यों? हलाला चल सकता है तो हादसा क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक रस्म है और ये एक बदनुमा धब्बा। कितने दोगले इंसान हो तुम। मैं क्या, तुम? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी ही साजिश है। निकाह करने की बहुत जल्दी थी ना तुम्हें, इसलिए तुमने ये सारा तमाशा किया है। वसीम, तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? इतनी बेगैरत हूं मैं? तुम क्या हो, कैसी हो, ये आज मुझे पता चला। बात करते। बदनामी लोगों की नजरों में सवाल फातिमा को भेद रहे थे। दूसरी तरफ वो मानो हताश होने लगी थी कि उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं।
तीसरा झटका वसीम का व्यवहार। वो उस घिनौने जुर्म की जिम्मेदारी उसी के सर पर डालना चाहता था। वसीम को लेकर फातिमा पहले से ही असहज थी और महेश की उस रात वाली बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। अब उसका असहज होना आशंका में बदल गया था, लेकिन अब तक हासिल कुछ नहीं था सिवाय दर्द और बदनामी के। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, कई सस्पेक्ट थे, लेकिन अभी साबित होना बाकी था कि कौन असली गुनहगार था और किसने फातिमा के साथ बलात्कार किया था। एक तो आप मुजरिम का पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऊपर से इसे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें इनसे बात करने दीजिए। फातिमा जी आप बैठ जाइए प्लीज। वसीम को जुए की लत थी और उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े भी होते थे, क्या ये सच है? जी, जुए की वजह से सब बर्बाद कर दिया था उसने। और एक दिन तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे मैंने जोया और इमरान की पढ़ाई के लिए जमा किए, ना कि आपका जुआ खेलने के लिए। दीजिए मुझे, दीजिए, हट दीजिए मुझे पैसे दीजिए। अरे हट, रुकिए, अरे रुकिए, पैसे दीजिए मुझे। छोड़ बोला ना, दीजिए, पैसे दीजिए। मैं मर के पैसे जमा कर रही हूँ और आप निकलिए मेरे घर से, निकलिए। ये तहजीब सलीका सब भूल गई है क्या? नहीं जाऊंगा इधर से। ज्यादा बकवास की ना तो उठा के। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। अरे आप आइए मेरे साथ, छोड़िए, चलिए। इमरान तू उनके साथ मत जा, वो तेरी जिंदगी भी अपनी तरह बर्बाद कर देंगे। इमरान मेरी बात सुन इमरान। और उसके बाद वसीम ने मुझे तलाक दे दिया। तो वो घर वापस कैसे आया? वो फौरन वापस नहीं आया था। जब उसे पैसे की किल्लत होने लगी तब उसे मेरी याद आई। औलाद का वास्ता देकर मजबूर किया, मिन्नती की, माफी मांगी, साथ रहने की जिद करने लगा, पर मैं उस पर भी राजी नहीं हुई। और एक दिन अम्मी अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी प्लीज आप मेरे साथ चलिए, अब्बू को आपकी जरूरत है। अम्मी प्लीज, अम्मी मेरे साथ चलिए। इमरान मैं कहीं नहीं जाऊंगी और उस आदमी के यहाँ तो कतई नहीं। अम्मी प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, अब्बू को आपकी जरूरत है और चाचू भी घर पर नहीं है। अब्बू अकेले, और अब्बू के लिए नहीं तो मेरे लिए और जोया के खातिर प्लीज चलिए। हाँ अम्मी चलते हैं ना, मुझे भी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या मालूम किस हालत में होंगे। चलिए ना अम्मी। अम्मी अब्बू अब्बू इमरान ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आ। फातिमा, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ फातिमा, मुझे माफ कर दो। वसीम अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है फातिमा। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। बस एक मौका दे दो मुझे। मैं जानती थी उनकी जुआ खेलने की लत कभी नहीं जाएगी, वो कभी नहीं सुधरेंगे, इसीलिए मैं उनसे सुलह नहीं कर रही थी। पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे शौहर की ज़रूरत हो ना हो, जोया को बाप की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए नहीं पर अपनी औलाद के लिए वसीम को एक मौका ज़रूर दूंगी। इसीलिए पिछले 6 महीने से हम साथ रह रहे हैं और वसीम में तब्दीली आई भी। उसकी जुए की लत छूटने लगी, एक जिम्मेदार शौहर और बाप होने की कवायद करने लगा। पर फिर एक दिन ये मनहूस दिन आ गया जिस दिन मेरे साथ पर कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अलग है। पहले तो वो हमेशा निकाह और हलाला की बात करता था, लेकिन आजकल नजरअंदाज करता है।
शायद महेश ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए। महेश ने आपके साथ कुछ नहीं किया, सबूत है हमारे पास। फिलहाल आप जा सकती है, केस में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। चलो फातिमा, फातिमा चलो। इमरान, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? इमरान, मैं तुमसे कुछ। इमरान, 2 पाव देना। वसीम, पुलिस ने मुझे बताया कि महेश बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, असली मुजरिम कोई और है। महेश ने ये तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? ये तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि चिकन चिली तुमने मंगवाया था और उसमें नींद की दवाई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कहीं ये सब तुम्हारे इशारे पर तो नहीं हुआ। क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रही हूँ वसीम, तलाक के बाद भी तुमने 2 बार मेरे साथ जबरदस्ती की, तब मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, पता चला है कि वसीम जिन लोगों के साथ जुआ खेलता था उनके नाम है महेश, साजिद और चाल का मालक संपतराव। मैडम, और एक बात पता चली है, ये वसीम जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में एक जावेद नाम का चरसी आदमी रहता है। ये सब लोग मिलकर उसके घर पर ही जुआ खेलते हैं। मैडम, मोहिना और साजिद के मोबाइल लोकेशन आ गए। उसके मुताबिक मोहिन का मोबाइल लोकेशन 4 मिनट के लिए वसीम के घर पे एक्टिवेट था। उसके बाद पूरा दिन होटल में था। अच्छा, मतलब वो वहाँ पर रुका नहीं? नहीं मैडम। और साजिद? मैडम, साजिद के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक होटल पर ही था। वो तो वसीम के घर के आसपास भी नहीं गया। हो सकता है ये उन दोनों के प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन सबसे पहले हमें जावेद की खबर लेनी पड़ेगी। तो ही जावेद है ना रे? जी सब तेरे यहाँ पे जुआ खेलते थे ना? अरे नहीं मैडम, वो तो इसी टाइम पास के लिए पत्ते खेलते बगैर पैसे के। हाँ। अच्छा, अब सच सच बोल दे। बहुत हो गया तेरा नाटक, तेरी पूरी कुंडली निकाली है मैंने। ऑफिसर महेश कुलकर्णी भी आता था ना तेरे पास जुआ खेलने के लिए? जी मैडम। उसका और फातिमा का कुछ लफड़ा था, बोला था तेरे को कुछ? फातिमा के रेप केस के बारे में कुछ जानता है? मैडम, मैं खाली एक ही बात जानता हूँ, मंगता तो वो बता देता हूँ, पर मेरा नाम किधर नहीं आना। मंगता बोल। उस दिन वो फातिमा का पति वसीम भाई मेरे पास आया था जुआ खेलने। सलीम? सलीम भी जुआ खेलता है? जी। वसीम जुआ खेलता है? हाँ सर। और तुम? मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए कभी नहीं खेलता। सलीम ने हमें झूठ क्यों बताया कि वो जुआ नहीं खेलता? और कौन कौन था? और हमारे वो चाल का मालिक संपतराव भी था। ये लो लाओ इधर, आज अपन का दिन है भाई लोग, संभल के। ये लो, आज सबको कंगाल करके छोड़ूंगा मैं। पहले चल वसीम, देखते हैं आज कौन किसको कंगाल करता है। ये ले, सबसे बड़ा दाव, अहमद। ये मेरा। क्या हुआ वसीम भाई, आज आपका दिन बहुत जल्दी खत्म हुआ? अभी नहीं, आखिरी दाव तक खेलूंगा। अबे, दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है जो तू खेलेगा? अरे निकलेगा भी, देख कैसे। वो उस दिन वसीम भाई तैश में आकर फातिमा भाभी को दाव पे लगा दिया। अरे भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? ये भाभी का फोन। अरे चुप कर सलीम, अगर मैं जीता तो सारा माल मेरा, और अगर तुम में से कोई भी जीता तो मेरी बीवी के साथ एक रात। कौन जीता था? वो हमारे चाल का मालिक संपतराव। 3 बेगम,
कब की बात है? ये कोई तकरीबन 6 महीना पहले। ठीक है, तू जा, कुछ लगा तो वापस बुला लेंगे। जी जी। मैडम 6 महीने पहले तो ये वसीम और फातिमा साथ में भी नहीं रहते थे, और उसके बावजूद भी वसीम ने फातिमा को दाव पे लगा दिया। एक काम करो, संपत राव को बुला लो। वसीम ने जुए में फातिमा को दाव पर लगाया था और वो बाजी तू जीता था। बोल इसके बाद क्या हुआ? बक। मैंने और वसीम ने एक प्लान बनाया था। बोल, कब आऊं फातिमा के साथ रात गुजारने? संपत राव, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है ना, पहले फातिमा का भरोसा जीतना पड़ेगा मुझे, वरना तुम्हें तो क्या मुझे भी घुसने नहीं देगी वो। को मजाक समझ कर रखा है? हाँ, मजाक समझ कर रखा है। नहीं मैडम, मतलब हमने दारू पी और दारू पी के ये सब किया। ये बलात्कार का प्लान बनाया। बलात्कार का कब बनाया? कैसे बनाया? और कितना बेवकूफ बनाएगा तू? 6 महीने हो गए जुए में जीते, घर कब बुलाएगा? एक काम कर, कल दोपहर को आ जा। पक्का? फातिमा कोई नाटक तो नहीं करेगी ना? तो मेडिकल वाला वो मेरा दोस्त है, उससे दवा लेके साजिद की दुकान पे भेज दूंगा। वो चिकन चिल्ली में मिला के घर भेज देगा, मैं उसको खिला दूंगा। उसके बाद अगले दिन मैं वसीम के उधर गया था, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद मैं अपने घर चला गया। शाम को मुझे पता चला कि फातिमा का बलात्कार हुआ है। मैं डर गया, मुझे लगा मैं बेकार में फंस जाऊंगा। घबरा मत, रेप केस में तू अंदर नहीं भी गया तो औरत का सौदा करने के वाहियात हरकत के जुर्म में जरूर जाएगा। पाटील घेऊन जायला आणि याची मेडिकल टेस्ट पण करा। हो मैडम गलती हो गई मैडम। अब अंदर जाके पछताना। चल चल। इसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब निकालो। तो वो सलीम को उठाओ। कहाँ भाग रहा था? मैं भाग नहीं रहा था मैडम, मैं तो कुछ जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास। संपत राव ने सब बता दिया है। उस दिन दोपहर को तू फातिमा के घर पर गया था और 5 मिनट से ज्यादा टाइम रुका था। एक बार तेरे रिपोर्ट सारे दे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अंदर। बोल। सीधे से बताएगा कि फटके दो। बता रहा हूँ मैडम, मैं सब बताता हूँ। बोल। सब बताता हूँ। फातिमा के साथ मैंने बलात्कार किया था, पर मैडम मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैं फातिमा से बहुत मोहब्बत करता था, पर वो वसीम की बीवी बन गई। वसीम भाई तो उसके काबिल कभी था ही नहीं। प्लानिंग कब किया था रेप का? वो जब मैंने संपत राव और वसीम भाई की बात सुनी थी। क्या रे वसीम, और कितना बेवकूफ बनाएगा तू? हाँ, 6 महीने हो गए जुए में जीते, घर कब बुलाएगा? एक काम कर, तो कल दोपहर को आ जा। उनकी बात सुनने के बाद मेरे को लगा कि एक बारी के लिए फातिमा को हासिल कर सकता हूँ। वसीम भाई और फातिमा का तालाक होने के बाद मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। जिस दिन संपत राव फातिमा के घर जाने वाला था, उस दिन मैं पहले से ही घर पे नजर गड़ाए बैठा था, और जैसे ही महेश घर से बाहर निकला तो संपत राव के आने से पहले मैं घर में घुस गया। जैसे ही मैं घर में घुसा, मैंने देखा फातिमा अपने कमरे में नशे में सोई थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसके साथ सोया। मैंने वसीम भाई को जुआरी बनाया। उसको जुआ खेलने के लिए पैसा देता था, ताकि वो शराब और जुए की लत में हमेशा उलझा रहे, और उसका स्टॉल और फातिमा को मैं हासिल कर लूं। फातिमा, आपके साथ जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग आपके पति ने और संपत राव ने मिलकर की। आपके पति जुए में संपत राव से आपको एक रात के लिए हारे थे। वसीम, तुमने ये क्यों किया? मुझे माफ कर दो। अल्लाह का खौफ नहीं है। रुकिए, असली गुनहगार कोई और नहीं,
सलीम है। यह हरकत आपके साथ उसी ने की है। सलीम ने अपनी बुरी मंशा को मोहब्बत का नाम दिया, वो मोहब्बत जो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के ख्वाब सजाती थी। उसने फातिमा को इंसान नहीं समझा, बल्कि सिर्फ दिल खुश करने और अपनी नीच ख्वाहिश को पूरा करने की एक वस्तु मान लिया था। वसीम इससे भी कई दर्जे नीचे था, जिसके लिए फातिमा सिर्फ एक मुनाफे की चीज थी। इनके अलावा संपत राव, साजिद, महेश, ये सब समाज के वही किरदार हैं जिन्हें औरत सिर्फ शरीर का सुख भोगने की एक चीज लगती है। फातिमा इनसे लड़ी, लोगों के तानों के बावजूद डट कर खड़ी रही और इंसाफ का अपना हक लेकर रही। बेशक कड़े कानूनों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदलने की भी उतनी ही जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।